मैं सर जी से ये जानना चाहूँगा कि ये जो प्रोसेस समयमान और क्रमोन्नति का है, ये जो फॉर्म आएगा, कैसे भरना है, क्या करना है, कहाँ शुरू होगा, कहाँ जमा करना है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। और उस फॉर्म में क्या ऑप्शंस होंगे, इस भरने के टाइम हमको क्या ऑप्शंस मिलेंगे और उसको किस तरह से भरेंगे, ये थोड़ा-सा गाइडलाइन आप हमें बता दीजिए, ताकि हमारे ऑडियंस जो ये वीडियो देखें, उनको पता चले कि वो फॉर्म कैसे भरना है। नमस्कार साथियों, मैं सितेंद्र कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे एक नए वीडियो में। और आज मेरे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग हैं जो आपके प्रॉब्लम्स, जो अभी ज्वलंत मुद्दे हमारे शिक्षा विभाग में चल रहे हैं कि सहायक शिक्षक या कोई भी शिक्षक जो अभी भ्रम में है कि हमको समयमान लेना चाहिए या क्रमोन्नति लेना चाहिए, इस ज्वलंत मुद्दे पर आज हम बात रखने वाले हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ, जो आपके सारे सवालों के जवाब आसानी से देंगे। और इसके बावजूद अगर आपके मन में कुछ सवाल रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिखेंगे, मैं एक्सपर्ट के बात करके उसके रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो उसको सभी तक शेयर करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस डिस्कशन को। और मेरे सहयोगी आज मेरे साथ है मेरे सर निर्मनी साहू जी, और ये हमारे स्टेट के आईटी सेल के प्रतिनिधि हैं और हमारे बस्तर जिले के मीडिया प्रभारी भी हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। गुजारिश करता हूँ कि हमारे गेस्ट के आप इंट्रोडक्शन कराइए। आज शिक्षकों की समस्याओं को लेकर हमारे बीच में उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष और बस्तर संभाग प्रभारी श्री प्रवीण श्रीवास्तव जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इसी के साथ में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश संगठन सह सचिव श्री शिव सिंह चंदेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हमारे अगले गेस्ट हैं बस्तर जिला टीचर्स एसोसिएशन के जिला प्रचार सचिव श्री पंकज जोशी जी। आप सभी का चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोग को सबसे पहले बता देता हूँ, जो आज गेस्ट हमारे आए हुए हैं, हमारे जो टीचर के जो शुरुआत से जो भर्ती से लेके आज तक जितने भी सुविधाओं के लाभ आपको मिले हैं, वो हमारे बस्तर संभाग के जो रणनीतिकार हैं, है ना, चाहे छत्तीसगढ़ में रायपुर में हो, दुर्ग भिलाई में हो, चाहे जो भी हो, लेकिन जो प्रभाव हमारे बस्तर जिले से या बस्तर संभाग से पड़ता है, उसको वहाँ रायपुर तक का इम्पैक्ट उसका पड़ता है। तो आप हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारे जितने टीचरों को अभी तक की जो योजनाएं मिली हैं उनके सूत्रधार रणनीतिकार ये भी है। तो इसीलिए हमारे आज गेस्ट के रूप में इनको मैंने इनवाइट किया है। और मैंने आपके जो कमेंट्स आ रहे थे कि आपके समय मान और क्रमोन्नति पे जो भी प्रॉब्लम्स लोगों के बीच है, हमारे शिक्षक छात्रों के बीच है, उसको क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ सर। थैंक यू। और सबसे पहले जो सवाल है मेरा ये है कि ये समयमान और ये जो क्रमोन्नति जो शब्द है, एक्चुअली इनका अर्थ क्या है? आप थोड़ा आसान शब्दों में मेरे ऑडियंस को ये चीजों को समझाने का थोड़ा सा कष्ट करेंगे, ये है क्या एक्चुअली? देखिए, राज्य शासन के अधीन जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको एक तरीके से वित्तीय लाभ दिया जाना, इस दोनों योजनाओं का उद्देश्य है। समयमान वेतनमान को यदि हम परिभाषित करें तो ये लंबी सेवा का एक सम्मान, और क्रमोन्नति के बारे में यदि हम चर्चा करें तो ये पदोन्नति ना मिल पाने की क्षतिपूर्ति, इस तरीके से हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। और दोनों ही तरीके से कर्मचारी को केवल वित्तीय लाभ होता है, मिलता है। मैं सर से गुजारिश करता हूँ, आप इस बात पे कुछ कहना चाहेंगे? ये अभी जो 9/6/2026 को जो आदेश आया हुआ है कि शिक्षक हैं उसमें वह वन विभाग के हैं, वेटनरी के हैं और कोई पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर हैं, इनको क्रमोन्नति वेतनमान / समय वेतनमान में इनको ऑप्शन भरना है, जिसमें हम लोग शिक्षक संवर्ग के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमारे लोगों में दुविधा बना हुआ है कि सहायक शिक्षक को भरना है कि शिक्षक को भी भरना है कि व्याख्याता को भरना है। तो ये क्लियर करना चाहूँगा कि 2008 में शिक्षक और जो व्याख्याता हैं उनको समयमान वेतनमान में ला लिया गया है, सहायक शिक्षक को नहीं लाया गया था।
तो इसलिए दो संवर्ग जो अपने बचे हैं, संवर्ग में शिक्षक और व्याख्याता, उनको तो कुछ नहीं करना है इसमें। जो सहायक शिक्षक हैं उनको इस आदेश जैसे निकला है 9/6/2026 को, तो 9 जुलाई तक इनको ऑप्शन भर के देना है, केवल सहायक शिक्षकों को, बाकी लोग भ्रमित ना हो, उनके लिए नहीं है। हाँ, ये मैं भी अक्सर देख रहा हूँ सर, इसके बारे में ना हर वर्ग के लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो यही दुविधा है लोगों के मन में कि एक्चुअली था किसके लिए, है किसके लिए। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ सहायक शिक्षक के लिए, हमारे टीचर सब। हाँ हाँ, मेनली ये ज्यादा चर्चा का विषय स्कूल शिक्षा विभाग में जो कार्य कर रहे हैं शिक्षक साथी, उनके बीच में बना हुआ है। और इसमें सीधी सी बात है कि समयमान वेतनमान जो है सहायक शिक्षक से ऊपर वाले पदों के लिए लागू होता है। शिक्षक है, व्याख्याता है, या फिर प्राचार्य है, और भी जो पद है। क्रमोन्नति की जो योजना है वो क्लास 3 और क्लास 4 हमारे विभाग में, शिक्षा विभाग में क्लास 3 और क्लास 4 के जो कर्मचारी हैं उन पर लागू होती है। तो जितने भी सहायक शिक्षक साथी हैं हमारे प्रदेश में, उनको ये तय करना है कि उनको एक्चुअली क्रमोन्नति लेना है या समयमान लेना है, क्योंकि समयमान वेतनमान प्रत्येक कर्मचारी पर लागू होता है। ओके, चाहे किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का हो। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया जा रहा है सहायक शिक्षक के लिए, क्रमोन्नति वेतनमान या फिर समयमान वेतनमान, तो वो लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से और वर्तमान में जो स्थिति है उनकी, वो सारी चीजों को देखते हुए उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और सहायक शिक्षक के लिए तो क्लियर है कि उसके लिए जो है क्रमोन्नति वेतनमान वर्तमान। तो ये शिक्षा विभाग में तृतीय ग्रेड वाले और चतुर्थ ग्रेड वालों के लिए है। हाँ, और बाकी अन्य विभागों में क्या चल रहा है इसका? नहीं, और कौन कौन ये प्रदेश के जितने भी तृतीय वर्ग कर्मचारी हैं, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी हैं, सारे विभाग के, हाँ सारे विभाग के, सारे विभाग पर जो है क्रमोन्नति का नियम है। तृतीय वाले में भी और ये अपने अपने विभाग का जो है वो अलग छूटे हुए हैं, अलग अलग नियम है, छूटे हुए। हम जो बेसिकली बात कर रहे हैं वो स्कूल शिक्षा विभाग के बारे में। तो हमारे यहाँ जो आते हैं वो सहायक शिक्षक आते हैं इस श्रेणी में, उनको ये लाभ दिया जाता है क्रमोन्नति का। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो हमारे विभाग में, उनको लाभ मिलता है क्रमोन्नति का। और ये आदेश जारी होने के 1 माह के अंदर भरना पड़ेगा विकल्प भरना। तो ये 1 माह के भीतर जो आपका डेडलाइन है वो कब है? 9 जुलाई को है? 9 जुलाई को खत्म, 9 जुलाई 2026 को खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई इसी बीच में छूट जाता है, उसके लिए क्या सुविधाएं हैं? अगर कोई भर नहीं पाया, कोई कहीं चले गया, कोई बीमार है, कोई कुछ है, तो उसके लिए उस सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान मान के ही उसको माना जाएगा। विकल्प में फिर उनको समयमान वेतनमान नहीं लिया जाएगा। इस बीच में यदि किसी ने क्रमोन्नत वेतनमान का फॉर्म भरा है, हाँ, और बाद में उसको ऐसा लगता है नहीं मेरे को समयमान का भरना है, नहीं, तो विकल्प चेंज करने का अवसर उनको मिलेगा। देखिए, वर्तमान में जो राज्य शासन ने ऑर्डर जारी किया हुआ है उसमें तो स्पष्ट है कि एक बार विकल्प प्रस्तुत करने पर कोई भी विकल्प जो होगा वो परिवर्तनीय नहीं होगा। पहला चीज, उसी ऑर्डर में ये भी बोला गया है कि यदि आपने निर्धारित समय सीमा में विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया तो फिर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो बाय डिफॉल्ट मान लिया जाएगा, क्रमोन्नति मान में ही रहोगे, वेतनमान में नहीं रहोगे, बाय डिफॉल्ट मान लिया। अच्छा, तो मैं अपने जो भी शिक्षक साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता देता हूँ कि आप सोच समझ के भरें, और एक बार आप जो भी ऑप्शन आप चुनने वाले हैं वही आपका फाइनल है, पूरा होल सर्विस का जाएगा। इसलिए ये वीडियो आपको देखना इसलिए भी जरूरी है कि आप फैसला क्रमोन्नति या समयमान कौन सा ले, उसके लिए आपको इस वीडियो के हमारे एक्सपर्ट के जितने भी आंसर है उसको ध्यान से सुने और वीडियो को पूरा देखें। एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूँ इसमें, बिल्कुल शिक्षक साथियों के लिए संदेश है, ये जो विकल्प प्रस्तुत करना है ये प्रदेश में सहायक शिक्षक जितने हैं उनके लिए ही लागू है। सबसे बड़ी बात, शिक्षक और व्याख्याता इस श्रेणी में नहीं आते, उनको विकल्प प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको समयमान वेतनमान मिलता है, ना कि क्रमोन्नति वेतनमान। और विकल्प हमको देना है क्रमोन्नति वेतनमान का, तो डेफिनेटली वो फिर सहायक शिक्षक के लिए ही लागू होता है। तो प्रदेश के सहायक शिक्षक जितने हैं वो सोच समझकर इस विकल्प को प्रस्तुत करें, बाकी के लिए लागू नहीं होता। बहुत बढ़िया। तो जैसे ये सहायक शिक्षक लोग के लिए अभी जो चल रहा है ऑप्शन,
तो वर्ग 2 या वर्ग 1 वालों के लिए जो समय मान फिक्स कर दिया गया है, तो इससे उनको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इस पे कुछ आप लोग का तर्क है? देखिए, प्रारंभ में ही मैंने बताया कि ये दोनों ही योजनाएं वित्तीय लाभ के लिए है। तो डेफिनेटली यदि कोई कर्मचारी प्रथम समयमान वेतनमान पे आता है या द्वितीय समयमान वेतनमान पे आता है, तो उसको वित्तीय लाभ तो होगा, निश्चित तौर पे होगा। अब वो वित्तीय लाभ उसके वेतन के आधार पे, उसके स्ट्रक्चर के आधार पे है कि उसको कितना होता है, लेकिन डेफिनेटली है कि उसको वित्तीय लाभ होगा। तो साथियों, आपने देखा कि इससे आपको वित्तीय लाभ तो होगा ही। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्रमोन्नति या समयमान, जब आप इन दोनों में से एक चुनते हैं, तो क्या सर इसमें उनको पदनाम का भी कुछ फायदा मिलेगा या सिर्फ पैसा बस बढ़ा दिया जाएगा? पदनाम तो चेंज नहीं होगा, वेतनमान से दोनों ही लाभ में, समयमान वेतनमान और क्रमोन्नति वेतनमान में पद चेंज नहीं होगा। पद का नाम परिवर्तन नहीं होता है, पद वही रहता है। तो सिर्फ उनको, जैसे कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कर्मचारी होते हैं, जो सहायक शिक्षक में ही खुश है, वो नहीं जाना चाहते अपर लेवल में, हो सकता है उनको काम डिफिकल्ट लगता हो या कुछ, तो ऐसे लोग को वित्तीय लाभ जब दिया जाता है तो उसमें काफी खुश रहते हैं। तो इनके लिए ये चीजें अच्छी है ना? बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग आप पूछोगे प्राइमरी टीचर्स को कि नहीं मुझे बच्चों के साथ अच्छा लगता है, छोटे बच्चे बड़े में मैं नहीं जाना चाहता या नहीं जाना चाहती, तो इनके लिए भी ये अच्छी सुविधा है। सिचुएशन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि यदि प्रमोशन मिला है और उनको बहुत अच्छा दूर का स्कूल मिला है, तो हो सकता है वो प्रमोशन में ना जाए, क्योंकि क्रमोन्नति या समयमान का लाभ तो उनको मिल ही रहा है। हाँ, पहले अगर क्रमोन्नति ले लिया है उसके बाद पदोन्नति होता है तो दिक्कत नहीं है, वो पदोन्नति छोड़ेगा। तो पहले पदोन्नति मिल गया इस बीच में और पदोन्नति अगर छोड़ देता है तो क्रमोन्नति में भी नहीं मिलेगा, लिखा हुआ है स्पष्ट से। इस चीज को ध्यान दे, शिक्षक जो है विशेष ध्यान देंगे। इसमें जैसे पदोन्नति में हमको कई बार क्या है, दूर जाना पड़ता है। हाँ, ट्रांसफर एक तरह का पदोन्नति, मतलब आपका जिस जगह पे आप रह रहे हैं सारा चीज हो गया है, वहां से आपको ट्रांसफर दूर जगह जाना पड़ेगा, दूर हो गया। ये पदोन्नति में। हाँ, समयमान में ऐसा नहीं होता है, वो जहाँ है वहाँ वही काम करेगा, सिर्फ उसका नहीं। तो इसमें यह है कि 28 के पहले हम लोग 2018 में आए हैं, 28 में हमारा 10 वर्ष पूर्ण हो रहा है। मान लीजिए 28 के पहले हमारा 27 में प्रमोशन में नाम आ गया और मेरे को यहाँ से 100 किलोमीटर दूर मिला पदोन्नति और मैं पदोन्नति छोड़ दिया। अब 28 में मैं सोचूंगा कि समय मान में क्रमोन्नति भरा हूं तो क्रमोन्नति में मिले, तब फिर उस पर विचार नहीं किया जाएगा, स्पष्ट उस कंडिका में लिखा हुआ है। मतलब आपने जानबूझ के वित्तीय छोड़ दिया लाभ को, तो आपके लिए वो सजा है कि अब आपको और नहीं मिलेगा। हाँ, तो उसके लिए ये करना पड़ेगा आपको कि आपको लग रहा है कि पद दूर दूर है, नहीं मिल रहा है, तो पदोन्नति की कमेटी बैठने के पहले मैं लिखित में दे दूं पहले से कि मैं पदोन्नति का लाभ नहीं लेना चाहता हूँ, तब जाकर विचार किया जाएगा। तो इसके लिए आपको दूरदर्शी होना पड़ेगा। हाँ, दूरदर्शी थोड़ा नियम पढ़ना पड़ेगा आपको। मुझे कहाँ फेंका जा सकता है, पद की संख्या तो कम ही रहेगी ना सर, क्योंकि सीधी भर्ती में भी पद जाएंगे 50% पद पदोन्नति में आएंगे और जहाँ रिक्त है वहीं पदोन्नति होगी। तो अगर आपको इस जोखिम से और इस समस्या से बचना है तो आपको एक कुछ समयमान आने के पहले ही आपको देना पड़ेगा लिख के। हाँ, नहीं, क्रमोन्नति मैंने पदोन्नति अगर आता है इस बीच में तो पदोन्नति में आपको लिख के देना पड़ेगा कि मैं पदोन्नति नहीं लेना चाहता। तो पदोन्नति में नाम आने से पहले बोलना चाह रहे कि नाम आने जैसी कमेटी बैठेगी पदोन्नति की, डीपीसी जो बैठेगी उसके पहले नियम है, उल्लेख है उसका। अच्छा, इससे वो आने वाले बाद की समस्या से बच सकते हैं, लाभ के पात्र होंगे। लाभ के पात्र होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सोच समझ के इन चीजों को चलना पड़ेगा। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि पदोन्नति शासन ने जो क्रमोन्नति योजना लाई हुई है वो केवल और केवल इसलिए है कि जो पात्र कर्मचारी है यदि उनकी निश्चित समय सीमा में पदोन्नति नहीं हो पाई है तो वो वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए क्रमोन्नति योजना है कि शासन पद तो वही रहता है, हाँ, उनके वेतन के क्रम की उन्नति कर देता है वो। अब यदि आप पदोन्नति रिफ्यूज कर रहे हैं तो फिर आप कैसे पात्र होंगे क्रमोन्नति? पदोन्नति ना होने के एवज में आपको क्रमोन्नति का लाभ शासन द्वारा दिया जा रहा है, तो ये इस चीज का ध्यान रखना होगा। हम लोग हैं सिविलियन कर्मचारी, 2018 में आए हैं, 28 में हमारा 10 वर्ष होने जा रहा है और अभी चल रहा है 26, तो 27 में अगर भविष्य में प्रमोशन आता है
तो सोच समझ कर ले, नहीं तो आपको 28 की करोन्नति से दूर होना पड़ेगा। इसका मतलब इस बात को ध्यान रखें। ये है सर कि जो क्रमोन्नति या समयमान का जो बढ़ना है हाँ संविलियन के बाद से, संविलियन से हाँ। कहने का मतलब 1 जुलाई 2018 से ही जो भी लाभ मिलना है वो हाँ। वहीं से करना हो रहा है। तो चलिए चलते हैं हम अगले दौर पे। आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीजें क्या है। अब इसके प्रक्रिया पे चलते हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ कि अब जो आने वाले हमको ऑप्शन जो सिलेक्ट करने हैं, तो इसके लिए क्या हमारे गोपनीय चरित्रावली हमको भरना पड़ेगा कि उसके बिना पे ये चीजें हो जाएंगी? देखिए, ये दोनों ही चीजें, चाहे पदोन्नति हो, चाहे क्रमोन्नति हो, चाहे समयमान वेतन, इसका लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनको विभागीय कार्रवाई के कारण अयोग्य घोषित ना किया गया। मतलब उनकी सर्विस हाँ, रिकॉर्ड मतलब सर्विस रिकॉर्ड नीट एंड क्लीन हो। और स्वाभाविक है ये सारे बेनिफिट जो मिलते हैं सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर ही मिलते हैं। तो कम से कम अपने सर्विस रिकॉर्ड को तो आपको बताना ही पड़ेगा, या जो नियोक्ता है वो बताएगा कि रिकॉर्ड नीट एंड क्लीन है या नहीं। यदि किसी कारण से आपको दोष सिद्ध किया गया है या विभागीय दंड मिला हुआ है, तो ये सारी चीजें जो है आपकी पदोन्नति, क्रमोन्नति या समयमान को प्रभावित कर सकती है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें कि समयमान हो, पदोन्नति हो, क्रमोन्नति हो, अगर ये सुविधाएं आपको चाहिए तो आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है वो एकदम सही होना चाहिए। ना कोई जांच, ना कोई कोर्ट कचहरी, ना कुछ। अगर ये चीजें होती है तो इनके लाइफ में तो प्रभाव पड़ेगा ही, इनके आगे जो ये क्रमोन्नति, समयमान, पदोन्नति सारी चीजें इफेक्ट हो जाती है चीजों में। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। किसी भी आपको फालतू के उसमें नहीं पड़ना है, प्रॉब्लम में। और आपको अपने सर्विस रिकॉर्ड को हमेशा ये तो रखना चाहिए भी और रखना पड़ेगा भी अगर आपको इन सुविधाओं को चाहिए। इसी पे मैं एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ कि 2028 में प्राय हम लोगों का 10 साल हो जाएगा, और विगत 5 साल का इनो ACR जो लेंगे, और हमारे शिक्षा विभाग में प्रत्येक वर्ष कोई भी DDO नहीं भरता है, जबकि प्राइमरी मिडिल में है तो प्रधान अध्यापक को भर के विधिवत DDO को देना चाहिए और प्रति वर्ष इसको करने का है। परंतु जब हमारे यहाँ पदोन्नति आता है या क्रमोन्नति समयमान आता है, उस समय फिर भरते हैं, जिसमें अधिकारी चेंज हो जाते हैं तो लोग परेशान हो रहे हैं। अभी मैं प्राचार्य प्रिंसिपल का जब पदोन्नति हुआ, 3 टीचरों का जो व्याख्याता थे, तो JD से कराने के लिए हमें 3 JD से मिलने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट में जिले में जाना पड़ा हमको। मतलब हर साल भरेंगे तो वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि एट अ टाइम पे जो अधिकारी है उनके साइन से वो जाया रहेगा। नियमतः पूरे CR जब कंप्लीट होता है, सर्विस वेरिफिकेशन होता है, तब जाके इंक्रीमेंट जोड़ने का है। तो यहाँ इंक्रीमेंट जुड़ जाता है, वो हो जाता है, वो बात की बात है। तो CR भी अगर उसी बीच में आ जाएगा तो भाई अगला पदोन्नति के लिए डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे ना, या क्रमोन्नति के लिए डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे। ये एक अच्छी सलाह है विभाग के लिए कि हर साल अगर करेंगे तो वो भी प्रॉब्लम से बचे रहेंगे और विभाग के जो कर्मचारी है वो भी बचे रहेंगे। तो ये एक बढ़िया है कि हर साल अगर भराए, है ना, भराना चाहिए भी। और नहीं तो फिर जैसे 5 साल बाद अगर वो प्रक्रियाएं आती है तो एक साथ 5 साल का मांगते हैं, उससे कर्मचारी को प्रॉब्लम होता है, ऐसा बोलना। इसी मुद्दे पे पिछले साल जैसे CG स्कूल में भरवाया गया था, उच्चल अचल संपत्ति, उसको तो भर रहे हैं हम लोग। तो ये ACR अलग चीज है, चल अचल संपत्ति अलग है। तो ये दोनों साथ में भराई जाती है हमेशा कि दोनों साथ में रहता है? दोनों साथ में रहता है, प्रतिवर्ष दोनों भरने का। तो आपने देखा कि हमको क्रमोन्नति और समयमान या पदोन्नति के लिए ACR की जरूरत पड़ती है, इसमें भी हमको भराया जाएगा, बोलना चाहते हैं। जी। तो अगले कड़ी में हम सर जानना चाहेंगे कि ये जो हमको भरने हैं समयमान, क्रमोन्नति, इसमें योग्यता क्या बीच में आनी है? क्या इसमें योग्यता चीजों को पैमाने के रूप में देखा जाएगा? अगर देखा जाएगा तो क्या योग्यता होने वाली है अगर मुझे समयमान और क्रमोन्नति चाहिए, तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है? समयमान, वेतनमान, ये दोनों के दोनों जो है एक निर्धारित समय में दिए जाने वाले वित्तीय लाभ है। अब समयमान वेतनमान की जो व्यवस्था है वर्तमान में, वो कर्मचारी की श्रेणी के अनुसार है। और कर्मचारी की श्रेणी जैसे प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनको 8 साल और 16 साल
प्रथम और द्वितीय समयमान वेतनमान मिलेगा। और क्लास 3 है तो उसको 10 और 20 साल में, और क्रमोन्नति का जो लाभ है वो 10 और 20 साल में पहले दिया 12 और 24 था, पहले 12 और 24 था। ये 2017 में ये अभी 10 और 10 और 20 20 वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत 10 और 20 साल है। अब जो योग्यताएं के बारे सर, में ये बात, जो 10 और 20 साल है, क्या सारे विभाग में ये नियमित है ना 10-20? हाँ सभी जगह। पहले 12 हुआ करती थी, अभी हाँ। उसको कब बदला गया? 12 और 24 को अभी 10 और 20 कर दिया गया है। 2008 में समयमान में कर दिया गया और क्रमोन्नति को 2017 में किया। ये वित्त विभाग करता है, ये फाइनेंस तो डिपार्टमेंट जो सब पे लागू होता है। और योग्यता के बारे में जो आपने बात रखी है, तो समयमान वेतनमान में योग्यता, जिस योग्यता से कर्मचारी सेवा में आया हुआ है और उसी पद में यदि वो मान लेते हैं तृतीय श्रेणी के कर्मचारी है, 10 साल पूरा कर लेता तो पहला समयमान वेतनमान उसके सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार दिया जाएगा, जैसा उसका सर्विस रिकॉर्ड होगा। पैसा उसको पदोन्नति वाला मिलेगा, बट उसी योग्यता में जिसमें वो काम कर रहा है, तो समयमान मिलने से उनको योग्यता बढ़ानी नहीं, समयमान वेतनमान में हम ये नहीं बोल सकते कि उसको पदोन्नति वाला वेतनमान मिलेगा। हम ये बोल सकते हैं कि उसका जो वेतनमान होगा पदोन्नत पद के समान भी हो सकता है या फिर उसके समकक्ष भी हो सकता है। ठीक है। और क्रमोन्नति के लिए मैंने पहले ही बताया कि क्रमोन्नति जो है वो पदोन्नति ना होने के कारण दिया जाने वाला क्षति पूर्ति है। तो पदोन्नति के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्रमोन्नति भी मान्य होगा। हाँ, समयमान और वेतनमान और क्रमोन्नत वेतनमान में बेसिक डिफरेंस जो है, क्रमोन्नत वेतनमान में सीधे तरीके से जिस पद पे आप काम कर रहे हैं और उस पद का पदोन्नति का पद जो है उसका वेतनमान दिया जाता है। ये क्रमोन्नति क्रमोन्नति समयमान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। वो या तो पदोन्नत पद का वेतनमान हो सकता है या फिर उसके समकक्ष हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे सहायक शिक्षक का था, अगर समयमान मिलता है तो 2400 से 2800 में जाएगा, और क्रमोन्नति मिलता है, क्रमोन्नति पदोन्नति मिलता है तो उसमें 4200 में। सहायक शिक्षक के मामले में नियुक्ति उनकी जो है पे मैट्रिक्स या पे लेवल 6 में हुई है। यदि वो समयमान लेता है तो वो 6 से 7 में जाएगा, 7 से 8 में जाएगा। लेकिन क्रमोन्नति के मामले में वो सीधा 6 से 8 में जाएगा। और इसमें लाभ क्रमोन्नति में तो ये जो है, यदि ये बातें आपको पता है तो डेफिनेटली आपको विकल्प प्रस्तुत करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला, क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मोटा मोटा अगर हम यही से हिसाब किताब लगाए दोस्तों, तो क्रमोन्नति में डायरेक्ट आप जंप कर रहे हैं 6 to 8 में। हाँ। और अगर आप समयमान चूज करते हैं तो 7 में भी आपको फिक्स किया जा सकता है। हाँ, 2800 मतलब 2400 छठे वेतनमान में का हिसाब से अगर कर रहे हैं तो 2800 ग्रेड पे के हिसाब से सिस्टम होगा। अगर वो सहायक शिक्षक है तो ग्रेजुएट होगा, तब उसका एलिजिबिलिटी बनती है, तब वो क्रमोन्नति ले पाएगा। इसमें अपने शिक्षा विभाग में 2 प्रकार का है। जो सहायक शिक्षक है वो यूजीटी भी जा सकते हैं और प्राइमरी एचएम में जा सकते हैं। प्राइमरी एचएम में ग्रेजुएशन नहीं मांगा गया है और स्नातक में मांगा गया है। अच्छा, तो बेसिक से छोटा सा वही है कि हाँ, तो ये है कि आप दोनों की स्थिति में आप तब अगला जो क्रमोन्नति है, क्रमोन्नति भी बेनिफिट रहेगा आपको। 5 साल का सीआर योग्यता जो निर्धारित करे अधिकारी, और आपको ये मान के चलिए कि 4200 छठे वेतन और 4200 ग्रेड पे में जाएगा, 7वां में मैट्रिक्स में वो आ जाएगा उसका, और समयमान में जाएगा तो उनको नुकसान है। हम लोग अपील करते हैं कि वो समयमान ना मारे। वो 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। 10 साल फिर 10 के 20वें साल में जब जाएगा तब वो 4200 ग्रेड पे आएगा। तो आप अपना 10 साल बचाना चाहते हैं दोस्तों सहायक शिक्षक, तो आप क्रमोन्नति ही चुने फिलहाल, जहाँ तक हम इस डिस्कशन में चीजें निकल के आई है उस हिसाब से। तो क्रमोन्नति ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर आपकी समयमान वेतन के। शिक्षकों के मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि यदि कर्मचारी समयमान वेतनमान क्रमोन्नति का लाभ लेता है तो उसका वेतन निर्धारण किस प्रकार से होगा, फिक्सेशन किस प्रकार से होगा, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बताइए। आप सारे वर्गों का आप बता देंगे तो हमारे ऑडियंस का जो भी देखेंगे उनको सबको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे सहायक शिक्षक है, आज के डेट में वो लेवल 6 2400 में है। अगर वो समयमान लेते हैं तो उनको हो जाएगा लेवल 7 में 2800, और यदि वो क्रमोन्नति लेते हैं तो सीधा लेवल 8 में जाएंगे 4300। और इसी में हम बात करें 4200, और इसी में हम बात करेंगे शिक्षकों का।
शिक्षकों का समयमान अगर लेते हैं, आज की डेट में वो लेवल 8 में अगर वो समयमान लेते हैं, वो जाएंगे 4400 लेवल 10 में, और 20 साल के बाद में आ जाएंगे लेवल 11 में 4800 में। और अगर व्याख्याता है तो आज की डेट में वो लेवल 9 में है 4300 में। अगर वो 10 साल के बाद में समयमान मिलेगा उनको तो जाएंगे लेवल 11 में 4800 में, और उसके बाद फिर 10 साल के बाद में जाएंगे लेवल 12 में 5400। तो जैसा कि आपने देखा वेतन मैट्रिक्स, इसमें मैं स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगा। उसके बेस पे सर ने जो है समझाया कि वर्ग 3 वालों का अभी 2400 है तो 2800 समयमान में मिलेगा, तो अगर क्रमोन्नति मिलेगा तो सीधा 4200। और वर्ग 2 का क्या बताया सर? 4200 में है अभी अभी है ना, तो 4400 में हो जाएगा। और वर्ग 1 वाला जो व्याख्याता है वो 4300 में है, वो सीधा 4800 में जाएंगे। इसमें निश्चित ये भी है, खाली ये सहायक शिक्षक को ही भरना है। खाली हम फिक्सेशन भूषणी शिक्षक और व्याख्याता का बता दिए हैं। हाँ, वो तो ऑलरेडी 2008 से समयमान में है। समयमान तो वर्ग 2 और वर्ग 1 वालों को मिलेगा, लेकिन जो फिक्सेशन का जो आपने वर्ग 3 का सुना वो क्रमोन्नति के हिसाब से, उसमें क्रमोन्नति में ही फायदा है उनको। क्रमोन्नति में ही फायदा है एक हाँ। तरह से, अगर वेतन मैट्रिक्स को देखते हैं तब से। अब मुझे सर ये बताएं कि ये जो चीजें हो रही है ये हम सर्विस के बाद हमारे रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेच्युटी और वो सब में कितना इफेक्ट करेगा, पेंशन में क्या इफेक्ट करेगा, कितना करेगा, इसके बारे में कुछ आइडिया है अभी से अगर हम सोचा चाहे तो 25-30 साल बाद? देखिए, पेंशन फिक्सेशन का मामला है या ग्रेजुएटी का है, दोनों डिपेंड करता है लेंथ ऑफ सर्विस पे, और अंतिम 12 महीने में जिस बेसिक से उसमें उसे वेतन मिला है कर्मचारी को, वो प्रभाव डालेगा। और नियुक्ति के समय में जो बेसिक था और सेवा समाप्ति के दौरान जो बेसिक है, यदि एक जैसा है तो फिर दिक्कत है। और क्योंकि इंक्रीमेंट का लाभ मिलता है, पदोन्नति का लाभ मिलता है, समयमान वेतनमान का लाभ मिलता है, क्रमोन्नति का लाभ मिलता है, तो ये कुल मिला के वेतन बढ़ोतरी के जरिए है। और जितना बढ़ा हुआ वेतन पे कर्मचारी आखिरी में जाता है सेवानिवृत्ति के दौरान, तो बढ़ा हुआ वेतन निश्चित रूप से उसके पेंशन फिक्सेशन को लाभ पहुंचाएगा, बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा, और साथ ही साथ ग्रेजुएटी का लाभ भी बढ़कर ही मिलेगा, क्योंकि उसका निर्धारण अंतिम 12 महीने का जो बेसिक सैलरी है उसके आधार पर। वो जो एक लिमिट आप बता रहे थे 20 लाख वाली, वो क्या चीजें हमारे नए नियुक्त जो टीचर है ना सर, या भावी पीढ़ी जो आने वाली, उनको ये चीजों के बारे में कोई आइडिया नहीं है? नहीं, तो जो ग्रेजुएटी का जो प्रावधान है वो आपकी जो है 33 साल की सेवा के आधार पर कैलकुलेट होता है, और उसका मैक्सिमम लिमिट जो है वो 20 लाख का है। यदि उस कैलकुलेशन जो अपना वित्त विभाग ने जारी किया हुआ है कैलकुलेशन का फॉर्मूला, उस पर यदि आप कैलकुलेट करते हैं और आपका कैलकुलेशन के आधार पे यदि 15 लाख रुपए निकलता है तो आपको 15 लाख की ग्रेजुएटी मिलेगा, और यदि कैलकुलेशन में आपका 21 लाख रुपए निकलता है तो फिर डेफिनेटली 20 लाख मैक्सिमम लिमिट का अर्थ ये है। अधिकतम कहा जाए 20 तक ही मिलेगा। हाँ, अधिकतम में यदि 20 से ऊपर यदि कैलकुलेशन में आ रहा है, मगर अधिकतम जो हाँ 20 से अधिक यदि कैलकुलेशन में आ रहा है तो फिर मैक्सिमम लिमिट 20 का है तो 20 लाख ही मिलेगा उसको, और उससे कम यदि कैलकुलेट होके आ रहा है तो डेफिनेटली जो कैलकुलेट होके आ रहा है वही है। अच्छा सर, शिक्षकों के मन में एक ये भी सवाल है कि कोई शिक्षक समयमान या क्रमोन्नति ले लेता है और निरंतर प्रक्रिया के तहत 1-2 साल के बाद उनका यदि प्रमोशन हो जाता है तो उसको वेतन का जो भुगतान है वो किस प्रकार से होगा, उसका पे फिक्सेशन और जो भी लाभ मिल रहा है वो किस प्रकार से होगा? नहीं, देखिए इसमें समयमान वेतनमान का जो नियमावली है वो तो अलग है। पहले क्रमोन्नति के बारे में मैं बात कर लेता हूँ कि किसी कर्मचारी का यदि उसने क्रमोन्नत वेतनमान ले लिया है जी, तो डेफिनेटली उसको पदोन्नति पद का वेतनमान तो उसने ले लिया, हाँ पहले ले लिया, केवल उसको पद नहीं मिला,
अब यदि वो पदोन्नति पद के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं अर्हताएं रखता है और उसको भविष्य में पद रिक्त होता है, खाली होते हैं और उसको पदोन्नति दिया जाता है, तो ऑलरेडी उस पद में है, उस वेतनमान में है, तो इस बार उसको पदोन्नति का पद दे दिया जाएगा, पदनाम दे दिया जाएगा। सहायक शिक्षक है तो शिक्षक वो लिख सकता है, ठीक है, और वेतनमान तो वही रहेगा। तो एक इंक्रीमेंट का ठीक है, फायदा होगा। हाँ, ये है कि एक इंक्रीमेंट का फायदा ये दिया जाएगा पदोन्नति का, तो एक इंक्रीमेंट का फायदा उसको मिल जाएगा। आप कुछ समझाना चाहते हैं और आसान भाषा में? इसमें एक चीज और है, हम लोग सिविलियन कर्मचारी हैं, 2018 में हम लोग आ गए, और मान लीजिए मैं सहायक शिक्षक हूँ या उष्णी शिक्षक हूँ, तो उष्णी शिक्षक को ही ले रहा हूँ, और मेरा 10 साल पूर्ण होगा, समयमान में आ जाऊंगा, और मेरा 2028 में समयमान मिलेगा। इसी बीच में 25 में या 24 में 27 में या कोई प्रमोशन ले लेता है, तो जैसे व्याख्याता कोई बन गया, तो अभी 4200 ग्रेड पे में थे 2018 में, अब 4300 ग्रेड पे आ गया, आपने प्रमोशन ले लिया, जो बेनिफिट आपका हो गया। अब 28 में आपका यूडीटी का 10 साल पूर्ण हो जाएगा, तो आप उसका ग्रेड पे चेंज हो जाएगा, फिर आप चले जाओगे 4400 में, क्योंकि यूडीटी थे। यूडीटी का प्रथम समयमान जो आएगा 4400, अगला समयमान आपका 2025 में आप व्याख्याता बन गए हो या मिडिल एचएम बन गए हो, मिडिल एचएम भी जा सकते हैं ना, वो भी सेम है पे इसके, तो अगला जो आएगा 2025 में 35 में उसको दूसरा समयमान व्याख्याता का आ जाएगा। अच्छा, तो पदनाम जब वो प्रमोट हुआ फिर उसके हिसाब से 10 साल का होगा? हाँ, वहां से 10 साल लगे। अच्छा, ये एक नई बात है दोस्तों, अगर आप समयमान के पहले 10 साल होने से पहले प्रमोट हो जाते हैं तो फिर वो पहले वाले 10 साल में जाएगा। हाँ हाँ, जैसे मान लीजिए कोई सहायक शिक्षक है और वो 2027 में यूडीटी बन गया है ना, तो क्रमोन्नति हाँ बन गया, तो जो भी उसका पे स्केल 4200 ही आएगा मेरे ख्याल से, मैं छठे वेतनमान को ले रहा हूँ, और 28 में फिर वो उसका समयमान ड्यू रहा, तो एक उसका वो चेंज हो जाएगा, तो पदोन्नति जब लेके ज्वाइनिंग करेगा तब, ज्वाइन नहीं किया, छोड़ दिया पदोन्नति को, तो पदोन्नति से भी जाएगा, क्रमोन्नति से भी जाएगा। उसमें बहुत पेचीदा है इसमें, पदोन्नति छोड़ना बहुत हानिकारक रहता है, तो इसलिए पदोन्नति जहां मिलता है लोग जाते ही हैं, पहले दूर जाना पड़ेगा। हाँ, लेडीज लोग के लिए थोड़ा दिक्कत है, परंतु अब सब आवागमन के साधन हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो जैसे इससे बचना चाहते हैं उसके लिए वो एक ऑप्शन आपने बताया था कि हाँ, पहले पदोन्नति आपको फिर विधिवत डीपीसी बैठने के पहले आपको विधिवत पत्र व्यवहार करना पड़ेगा। तो ऐसे भी मामले आते हैं सर? हाँ, आते हैं। अभी बस्तर संभाग में मिडिल एचएम के लिए प्रमोशन निकला, उस पे जो इसके पूर्व में एक और जब छूट दिए थे, 5 साल सेवा अवधि नहीं हुआ था, तो उसके लिए छूट दिया गया, तो उसमें बहुत सारे पदोन्नति हुए बस्तर संभाग में, 1100 के आसपास लोगों ने लिया, उसमें 370 या 380 लोगों ने पदोन्नति से जाने से इनकार कर दिया। अभी जो डीपीसी बैठी है उसको पदोन्नति से बाहर कर दिया गया। तो अब उनके साथ क्या होगा? उनके साथ तो नियमतः फिर समयमान नहीं मिलेगा। देखिए, उसका कारण भी है कि आपको पदोन्नति दी गई, आपको पदोन्नति मिली और आप उस पदोन्नति के पद में ज्वाइन नहीं करते, तो आपके उस पद पे ज्वाइन ना करने की स्थिति में एक वैलिड जो व्यक्ति था, जो पदोन्नति लेना चाहता था, वो भी वंचित हो गया। ये बात ठीक है, तो यदि आप डीपीसी बैठती है, उसकी प्रक्रिया आरंभ होती है, तभी आप अपने नियोक्ता को अवगत करा देते हैं कि मेरे को इस पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर रखा जाए, मैं नहीं लेना चाहता, तो कम से कम ऐसे लोगों के साथ में तो न्याय हो सकेगा ना, जो आपके कारण पदोन्नति की कैटेगरी पे नहीं आ पाया वरिष्ठता सूची के आधार पर। तो इसको ध्यान में रख के ये सारी चीजें रखी गई हैं। यदि पदोन्नति दे दी जाती है और आप पदोन्नत जगह पे ज्वाइन नहीं करते हो, तो अगले पदोन्नति में डेफिनेटली आपको आपका नाम हटा दिया जाएगा, वंचित कर दिया। एक तरह का न्याय है, जो नीचे आपके नीचे रहा होगा, जो आपकी वजह से वो नहीं लग पाया, हाँ, तो वो आप उसका सजा एक तरह, मतलब आपने उचित समय पे अपनी पदोन्नति लेने के लिए जो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाया
और आप वरिष्ठता सूची में बने रहे और पदोन्नति के लिए जो पात्र सूचियों का पात्र अभ्यर्थियों की जो सूची निकलती है उसमें भी आप शामिल हो गए, तो जब पूरी वरिष्ठता सूची से पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची निकाली जाती है तो ऐसा नहीं है कि वरिष्ठता सूची में और भी नीचे लोग नहीं है, हाँ, तो लेकिन आपके आने के कारण वैसे लोग छूट गए, उस सूची में नहीं आ पाए और आप फिर पदोन्नति नहीं लेते हो तो स्वाभाविक है कि उनके साथ में न्याय स्थापित नहीं होता, आपके कारण जो पदोन्नति के लिए पात्रता सूची में आने से वंचित हो गए। फिर अगली पदोन्नति होगी, फिर नाम आ जाएगा एक वर्ष के लिए उनको थोड़ा और इंतजार करना हाँ, पड़ेगा, एक वर्ष अगले लिस्ट में अगला पदोन्नति जब भी बैठेगा डीपीसी उसमें आ जाएगा। तो अगले में उनको देना है 1 साल में छोड़ करके 1 साल आगे वाले में 1 साल का नुकसान उनको होता है। तो ये जो अभी प्रक्रियाएं चल रही है सर, इसमें शिक्षक संवर्ग जो एलबी वाले हैं उनके लिए नियम और अभी जो भर्तियां नहीं हुई है जो रेगुलर भर्ती उनके लिए नियम क्या ये दोनों सेम है कि कुछ अलग नियम है? क्योंकि शिक्षा कर्मी जो है वो बहुत पहले से इनका चल रहा है, पहले ही नियुक्ति हो गई है, तो प्रथम नियुक्ति तिथि से इनका माना जाएगा कि संविलियन के बाद माना जाएगा, क्या नियम है? इसके क्रमोन्नति के संबंध में दोनों समय मान और क्रमोन्नति जिनकी नियुक्ति जिस सन में हुई है, हम शिक्षा विभाग में 2018 आए हैं, हमारे 2018 से होगा और सीधी भर्ती वाले मान लीजिए 19 में आए हैं तो उसके 19 से सेवा अवधि गणना होगी, स्पष्ट है। संक्षिप्त में मैं कहूँ, स्कूल शिक्षा विभाग में आपने अपनी सेवा जिस तिथि को ग्रहण की है उस तिथि से काउंट। तो आप 18 में जो लिया 18 में, जो 19 में लिया 19 में, जो 20 में लिया 20 में। ओके, और जो आपके एलबी संवर्ग वाले शिक्षा कर्मी थे जो पहले ही भर्ती हो गए थे पंचायत विभाग के, तो वो चीजें अभी इफेक्ट नहीं होंगी? नहीं, उनकी पुरानी सेवा गणना इस वाले में नहीं की जाएगी? नहीं देखिए, वर्तमान परिदृश्य में वर्तमान में जो नियम उपलब्ध है ऐसे मामले में लड़ाई जारी है, ये अलग बात है, लेकिन शिक्षा विभाग जो काउंट कर रहा है वो 1/7/2018 से ही काउंट कर रहा है। मतलब संविलियन की तिथि से ही आपकी समयमान या क्रमोन्नति या पदोन्नति को भी इसी बिल्कुल तरीके से उसी गिन तिथि। रहा है। हमारे शिक्षा विभाग में आए हैं, उसकी तारीख क्या है सर संविलियन की? 1 जुलाई 2018। 1 जुलाई 2018 से आपका अकाउंट होगा, मतलब 1 जुलाई 2028 में आप पात्र होंगे समयमान और क्रमोन्नति। जी ओके, अब विकल्प को जो चुनने वाले हैं हमारे सहायक शिक्षक खासकर, अभी फिलहाल एकदम आसान शब्दों में कि किन किन बातों को वो ध्यान रखे इन दोनों को चुनने के समय पे, क्योंकि अभी भी कई लोगों के मन में ऐसा ख्याल आता है कि जैसे हम भी नई भर्ती वाले हैं कि हमारा क्या क्रमोन्नति पहले आ जाएगा क्या समयमान से पहले? नहीं, दोनों के लिए 10 कि वर्ष है। समयमान पहले आ जाएगा, हाँ। क्रमोन्नति बाद में आएगा, हाँ। पोस्ट खाली नहीं है, हाँ। तो दोनों में हमको पहले कौन सा मिलेगा, पहले वाला सोच रहे हैं, ये नहीं हाँ। सोच रहे हैं कि फायदा किसमें होगा, पहले कौन सा मिलेगा। तो इस मुद्दे पे वो हमको कैसे देखना चाहिए इन चीजों को? जैसे आप लोग की नियुक्ति जो सीधी भर्ती की बता रहे हैं 2019 2019 में हुआ है, 22 में आए हम लोग, 22 में तो आप लोगों का वो हुआ होगा ना, हाँ, परीक्षा भी पहला खत्म ज्वाइनिंग हो। तिथि हमारी 22 अच्छा 22 से है, तो 22 से तो 10 वर्ष आपकी 32 में होगी। हो रही है। तो आपको भी अभी जो नया आदेश आया है इसमें क्या नाम दिया है, 30 अप्रैल है क्या, 31 मार्च 2026 के बाद के नियुक्त वालों के लिए समयमान कंपलसरी है, सहायक शिक्षक भी है तो उसके लिए कंपलसरी है ना। आप 22 के आए हो, आपको ऑप्शन भरना है ना, तो आपको 10 वर्ष होगा 32 में, आपको क्रमोन्नति मिलेगा। आप सहायक शिक्षक को तो क्रमोन्नति लेना ही है, हम अपने संगठन वाले को बोल रहे हैं, हमारे सदस्य जितने हैं हम उनको क्रमोन्नति भरने के लिए फोन कर रहे हैं, अपने ग्रुप में डाल रहे हैं। तो ये दोनों जो समयमान हो या क्रमोन्नति 10 साल में मिलना ही है? हाँ 10 साल है ओके, दोनों के लिए। पहले 12 था, 2017 में एक आदेश आया, इसको भी 10 कर दिया गया। ओके, तो 10 साल में हमको तो समयमान या क्रमोन्नति अगर मिलने रहा तो क्रमोन्नति बेस्ट है सहायक शिक्षकों के लिए क्रमोन्नति। उससे पहले अगर प्रमोशन हो जाते वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो तो भी पॉलिसी मैटर है, जो मिलेगा मिलेगा आपके लिए। प्रमोशन अगर नहीं होता है तो हमारे लिए क्रमोन्नति बेस्ट है, जैसे कि अभी हमारा आउटपुट आया हुआ है। ठीक है सर, मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कई बार होता है जनरली विभाग की तरफ से देरी हो जाती है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाते हैं और 10 साल में जो होने वाला है वो 11 हो जाता है, कई बार 12 हो जाता है। तो क्या इसमें जिनकी
लेट हुई है जो प्रक्रियाएं, वो क्या एरियर्स के हकदार होते हैं? देखिए, समयमान वेतनमान हो चाहे क्रमोन्नत वेतनमान, ये जिस तिथि, जो पात्रता तिथि है, जिस तिथि से आपको दिया जाना है उसी तिथि से मिलेगा, भले वो 4 साल के बाद दिया जा रहा है। मान लेते हैं कि आप पात्रता रखते हैं 2028 में, जुलाई 28 में, आपके मामले के लिए 2032 में, लेकिन वो आपको मिलता है 2036 में, ऑर्डर आता है कि इनको समयमान वेतनमान या क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाता है। तो वित्तीय लाभ तो आपको उसी तिथि से मिलेगा। वो आदेश में लिखा होगा आपको कब पात्र है, वो लिखा रहेगा, और उसका बकायदा 4 साल का जो एरियस है वो आपको भुगतान होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और बोलना चाहूंगा। ऑप्शन हमको सहायक शिक्षक को क्रमोन्नति इसलिए भरना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में 8वां वेतनमान बैठ गया, 2026 में इसको लागू करना है ना, और पदोन्नति का पद नहीं मिल रहा है, परंतु वेतनमान क्रमोन्नति में मिल रहा है, समयमान में नहीं मिल रहा है। आप 4200 ग्रेड पे को देखिए, 6वें वेतनमान का 4200, और मैट्रिक्स में पंकज ने बताया थे अभी, वो मैट्रिक्स कहाँ बैठेगा जाके, तो वो बेनिफिट आपको उसका मल्टीप्लाई के हिसाब से मिलेगा 8वें वेतनमान में। आज सहायक शिक्षक का वेतन विसंगति जो हुआ है, जो समतुल्य वेतनमान में पद का कर दिया था, हम वहां भी समयमान पा रहे थे, पंचायत में क्रमोन्नति पा रहे थे, है ना, तो वेतन के आधार पर हमारा फिक्सेशन नहीं हुआ। 2017 की बात? नहीं, मैं समतुल्य वेतन की बात कर रहा हूँ। वही 11 में क्रमोन्नति समयमान आया और 12 या 13 में वेतनमान चेंज हुआ, तो वो वेतनमान के आधार पर अगर फिक्सेशन होता तो आज सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति नहीं होती। वो पद के आधार पर कर दिया, पद का न्यूनतम वेतनमान के आधार पर फिर 2 साल में एक इंक्रीमेंट देते हुए फिक्सेशन कर दिया। तो ये वर्ग 2 का न्यूनतम वाला जो है वो वहां से आ गया, व्याख्याता का वहां से आ गया, सहायक शिक्षक का जो भी रहा उस समय 4000 वाला जो भी रहा। अक्सर सहायक शिक्षक इसी चीज को बोलते हैं कि हमारा जो वर्ग 2 और वर्ग 3 के बीच जो बहुत सारे पैसे की जो डिफरेंस है, उनको एक्चुअली यही नहीं समझ में आता है कि उनका बढ़ा क्यों दिया गया। तो ये मतलब एकदम कॉमन आंसर है कि न्यूनतम वर्ग 2 का उसको जब फिक्स किए तो वो 4200 बैठा, और हमारा वर्ग 3 का फिर ये 2400 बैठ गया, तो इसीलिए वो 28 वाला जो खाई है वो नहीं बैठ पाया, समझ में नहीं आया, इसीलिए जो बढ़ गई खाई जो है। ये तो क्योंकि रेगुलर कर्मचारियों का सहायक शिक्षक रेगुलर थे, यूजीटी रेगुलर थे, व्याख्याता हम उसका वेतनमान मांग किए, उनके वेतनमान में ये दिक्कत था, और रेगुलर टीचर जो थे सहायक शिक्षक उनका भी वेतन विसंगति का मामला चल रहा था, तो उसके तहत फिक्स हुआ। टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, गलती संघ संगठन का आरोप लगाते हैं वो गलत है, ऊपर वाले हमारे एक्चुअली मेन जो आंसर है इसका सोल्यूशन जो है वो यही है कि न्यूनतम में जब फिक्स करना था तो सबके अपने अपने न्यूनतम। तो अब हम 2018 में हम शासकीय कर्मचारी बन गए शिक्षा विभाग के, तो अब उसमें हमको क्रमोन्नति वेतनमान हम ले लिए, तो 2026 के आधार पर 8वां वेतनमान जब भी निर्णय होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले हो गया, 1-2 साल बाद हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट होगा, तो शासकीय कर्मचारियों को जो बेनिफिट मिलेगा, हम शासकीय हो गए हैं तो हमारा जो पे स्केल है उसके आधार पर मल्टीप्लाई जो फैक्टर के गुणा होता है जो भी होता है उसके आधार पे होगा, पद के आधार पे तो नहीं होगा ना, जो हम वेतन पा रहे हैं उसके। यही चीज तो मतलब पैसा कम पड़े बोल के पंचायत विभाग का जनक हुआ, स्कूल शिक्षा विभाग के तो स्कूल था। आज जो 1998 में 1996 से टीचर की नौकरी कर रहा हूं, है ना, पहले हम 10 महीने का वेतन हमको मिलता था, 2 महीने हम बाहर हो जाते थे, फिर जुलाई से हमारी पोस्टिंग चालू हो जाती थी, है ना, 800, 1000, 1200 मिलता था। उस समय रेगुलर टीचरों का वेतनमान मूल वेतन 800, है ना, और यूडीटी का 1000 और उनका 1200, तो उनका न्यूनतम वेतनमान को उठा के दे दिए थे कि चलो 2 वर्ष के बाद परीक्षा अवधि खत्म होगा हम होंगे, परंतु वेतन बचाने के चक्कर में पंचायत विभाग का हुआ ना, बाकी तो स्कूल उन्हीं का था, आवंटन वही दे रहे हैं जिला पंचायत को, मैंने घुमा के दे रहे हैं, पैसा वहीं से आ रहा है, वहीं से जा रहा है। अभी बाकी चीज की गणना करने जाते तो बोलते आप हमारे विभाग के कर्मचारी नहीं है। पंचायत ग्रामीण विभाग नियम बना के दे रहा था, कोई यहाँ जिला पंचायत का कोई अध्यक्ष नियम बना के दिया आज तक, खाली हमारा नियमितीकरण, परीक्षा अवधि और ट्रांसफर यही उनको पावर था। वो भी रायपुर से जब आदेश आता था वो ट्रांसफर का नियम उन लोग पारित करते थे, खाली प्रस्ताव पास करते थे, शिक्षा विभाग से ही आता था, सारा चीज आवंटन पद सब आता था।
इसलिए हम लोग 1 जुलाई 2018 को हमारा संविलियन हो गया। जो शासकीय कर्मचारियों को बेनिफिट मिलेगा, 8वां वेतनमान का मिलेगा, वो हम पे मिलेगा। इसलिए सहायक शिक्षक से हम लोग सबसे अनुरोध करते हैं कि सब क्रमोन्नति वेतनमान भरे। 4200 ग्रेड पे दिख रहा है, उसके आधार पर आपका अगला फिक्सेशन होगा। आप फायदे में ही रहेंगे, रिटायरमेंट में भी फायदे में रहेंगे, ग्रेजुएटी में भी फायदे में रहेंगे। जिनकी सर्विस ज्यादा है, 30 साल सर्विस पूर्ण कर लिए, 33 कर लिए, उनको पेंशन भी बढ़िया मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आज का जो डिस्कशन है उसका जो मेन सार निकला कि क्रमोन्नति ही हमारे सहायक शिक्षकों के लिए बेस्ट। तो अंत में मैं सर जी से ये जानना चाहूंगा कि ये जो प्रोसेस समयमान और क्रमोन्नति का है, ये जो फॉर्म आएगा कैसे भरना है, क्या करना है, कहाँ शुरू होगा, कहाँ जमा करना है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। और उस फॉर्म में क्या ऑप्शंस होंगे, इस भरने के टाइम हमको क्या ऑप्शंस मिलेंगे और उसको किस तरह से भरेंगे, ये थोड़ा सा गाइडलाइन आप हमें बता दीजिए ताकि हमारे ऑडियंस जो ये वीडियो देखें उनको पता चले कि वो फॉर्म कैसे भरना है। शासन के द्वारा 9 जून को पत्र जारी हुआ था और शासन ने मांग किया था कि 9 जून से 1 माह के अंदर में विकल्प पत्र भरने के लिए, और यह विकल्प पत्र केवल सहायक शिक्षक को भरना है। और इस आप लोगों को सभी को व्हाट्सएप के विभिन्न माध्यमों से विकल्प पत्र प्राप्त हो जाएगा। इसमें अपना नाम, पदनाम, नियुक्ति तिथि भरना है और विकल्प इसमें 2 है। पहला विकल्प है क्रमोन्नति का और दूसरा विकल्प है समयमान का। तो आपको जैसा कि सर लोगों ने बताया कि सहायक शिक्षक के लिए क्रमोन्नति ही ज्यादा तो अच्छा आपको पहला विकल्प ही भरना है। बाकी आप लोग जो निर्णय लेंगे और इस आधार पर आप भर करके अपने संकुल में जमा करेंगे, संकुल समन्वयक के पास में, और संकुल समन्वयक के द्वारा एकत्र होकर के ये कार्यालय, विकास कार्यालय में जमा होगा। फिर ये सब पूरी कार्रवाई आपको 8 जुलाई से पहले करना पड़ेगा। इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, जो भी टीचर विकल्प जो भी चुने, वैसा हम लोग तो चाह रहे हैं कि कमेटी जोड़े सहायक शिक्षक, और उसका एक पावती जरूर रखें, वो जो फॉर्म जमा हाँ होगा उसका पावती भी रखें। और हम लोग संगठन की ओर से पूरे विकासखंड के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क करेंगे 9 जुलाई के बाद कि एक एग्जाई आदेश भी निकल जाए कि इतने ने सहमति दिया, इतने लोगों ने नहीं। एक लेटर रहेगा, कल के दिन अधिकारी चेंज भी हो जाएंगे 2028 तक, तो उस कॉपी को लेके हमारे पास, सबके पास एक रहेगा। हम उसके लिए आगे जो भी कार्रवाई होगी उसको लेके करेंगे। और चाहूंगा कि इसका भी जो भी हम, जैसे हम पेंशन ओपीएस चुने थे 250 रुपये के स्टाम्प पेपर में, बाकायदा सर्विस बुक में उसको नथी किया गया है, तो इसको भी वहाँ सहमति दिए हैं बोल के भी नथी हो। इसको हम लोग संगठन की ओर से प्रयास करेंगे कि देखो, यदि तकनीकी तौर पर सोचा जाए तो ऐसे आदेश तो निकालने ही पड़ेगे कि कर्मचारी ने विकल्प प्रस्तुत किया, जो भी विकल्प प्रस्तुत किया है या विकल्प उसने प्रस्तुत नहीं किया गया। जब 9 जुलाई बता रहे हैं ना अपडेट, 9 जुलाई के बाद में जितने भी वीडियो होंगे उनको एक अपने कार्यालय से ऑर्डर तो सर्कुलेट करना ही पड़ेगा कि किसने कौन सा विकल्प चूज किया है और कितने ने विकल्प चूज नहीं किया, आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, और बाय डिफॉल्ट में उनको क्या मिला है। ये आदेश जारी करेंगे तभी तो वो सेवा उससे कम कोड होगा कि शासन के इस आदेश क्रमांक के तहत ये विकल्प प्रस्तुत करने के लिए नियम बनाया गया और उसके तहत नियोक्ता ने ये विकल्प लिया और संबंधित ने ये विकल्प को चयन किया। ये उसकी सेवा ये भी जानकारी होगी कि कितनों ने लिया, कौन छोड़ गया, क्या हुआ, उसकी एक एग्जाइट रिपोर्ट हमारे पास रहेगी। तो ये बहुत अच्छी बात हमारे एक्सपर्ट ने कही कि अगर ये फॉर्म भराने के बाद हमारे वीडियो की तरफ से ये आदेश जरूर निकालना चाहिए कि किसने क्या ऑप्शन चूज किया है। इससे उनके पास भविष्य में लिस्ट भी रहेगी, हमारे बड़े संगठन के अधिकारी उनके पास भी इसका एक कॉपी रहेगा, तो भविष्य में काम आएगा। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपको समयमान और क्रमोन्नति से रिलेटेड हर सवाल के जवाब आपको इस वीडियो से मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई एक्सपर्ट की सलाह से जरूर दूंगा। और अंत में मैं हमारे गेस्ट से और जो एक्सपर्ट्स है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे चैनल पे आके हमको उस जानकारी से अवगत कराए जो आज की डेट में बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, लोग इसके बारे में समझ नहीं पा रहे हैं। लास्ट के एक समरी 1 मिनट हम सर से जान लेते हैं।
आज जो चर्चा हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज था, और वो किन के लिए था, हमारे प्रदेश के सहायक शिक्षकों के लिए। क्रमोन्नति वेतनमान के बारे में चर्चा हुआ, समयमान वेतनमान के बारे में चर्चा हुआ, और मुख्य रूप से एक कर्मचारी को कौन कौन से अपने अधिकार जानने चाहिए, उसको एक अच्छी सेवा उसकी चले, कहाँ कहाँ उसको ध्यान रखना चाहिए, इस पर चर्चा हुआ। तो मुद्दे की बात बस यही है कि शिक्षक और व्याख्याता या प्राचार्य, इनको तो इस विकल्प के बारे में उसके अधीन तो ये आएंगे नहीं, इनको कोई भी विकल्प प्रस्तुत नहीं करना है। मुद्दा बस ये था सहायक शिक्षक का, उनके सामने में समस्या थी कि दो विकल्प उनके सामने में आ रहे हैं और उनको कौन सा विकल्प उनके लिए बेहतर होगा ये चूज करना। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है वर्तमान परिदृश्य में। तो बस यही है कि हमने तो बता दिया कि आप क्रमोन्नति का विकल्प चूज कीजिए बेझिझक। अब बेझिझक यदि हम बोल रहे हैं तो मैं उसको टेक्निकली आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि सर आप भी हैं मेरे ख्याल से सहायक शिक्षक। अब आपका जो वेतन लेवल है आज के दृष्टिकोण में, आप वेतन लेवल 6, और यदि आप अनुसूची देखेंगे पे मैट्रिक्स का, तो उसमें वेतन लेवल 1 से लेके पूरा 13-14 तक गया हुआ है, और हर बार वो वेतन पे मैट्रिक्स में बढ़ता हुआ जाता है। तो 6 में है तो बढ़ा हुआ वेतन आपको वेतन लेवल 7 में अवश्य मिलेगा। बढ़ा हुआ वेतन, फिर उससे ज्यादा बढ़ा हुआ वेतन आपको 8 में जरूर मिलेगा। तो आप 6 से सीधा 8 में जाना चाहते हैं या 6 से 7 में जाना चाहते हैं और 7 से 8 में आना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। 6 से 8 में यदि आपको जाना है सीधा डायरेक्ट, तो क्रमोन्नति का विकल्प चूज कीजिए, और 6 के बाद में 7, 7 के बाद में 8, 10-10 साल दोनों में लगेंगे। 20 साल में आपको यहाँ पर आना है तो डेफिनेटली आप समयमान वेतनमान का विकल्प चूज कीजिए। टेक्निकली अगर आपके पास बाप दादा का बहुत पैसा है तो आप समय मान लीजिए, और नहीं है और अपना पैसा बनाना चाहते हैं तो फिर आप क्रमोन्नति लीजिए। आप एक स्टेप सीधा ऊपर जाएंगे, 10 साल आपका बचेगा। तो आज का ये हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और मैं हमारे गेस्ट लोग से एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमारे चैनल पर, और भविष्य में कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे विभागीय अगर होंगे और जिसमें कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी तो मैं हमारे सर से अनुरोध करता हूँ कि आप फिर से एक बार टाइम दीजिए। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये 9 जुलाई खत्म होने के बाद हम पुरानी पेंशन के लिए बैठेंगे। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जो अगली वीडियो होगी वो नए मुद्दे को लेकर होगी। तब तक के लिए फिर धन्यवाद। और हमारे साथियों के बीच से जो एक कोई प्रमुख मुद्दा आता है और उस पे यदि हमको बैठ के चर्चा करना होता है और आप हमको आमंत्रित करते हैं फिर से, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। नहीं सर, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप मेरे चैनल पे इन मुद्दों को लेके आएंगे, और आपके हेल्प से हम ये जानकारी जो है लोगों तक पहुंचाएंगे। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें आज इजाजत दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू।